क्लास 10th हिस्ट्री इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का बहुत अधिक महत्व बढ़ा है और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना, जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीक विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतः औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। कुटीर उद्योग का चित्र, कारखानों में मशीनी उद्योग का चित्र। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। अपना और अपने आश्रितों पर भरण पोषण वह कृषि द्वारा करती थी। सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच, लोहा और मिट्टी के बर्तन का उद्योग गांवों में कृषकों द्वारा किया जाता था। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इन उद्योगों में प्रमुख कपड़ा उद्योग यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो प्रायः घरों में मानव चालित यंत्रों के द्वारा होता था। 17वीं 18वीं शताब्दी में शहरों में गिल्ड प्रथा का प्रचलन हुआ। गिल्ड से जुड़े उत्पादन निपुणता एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका व्यापार पर एकाधिपत्य था, अतः बढ़ती हुई मांगों की वजह से यह व्यापारी गांवों की तरफ रुख करने लगे। उन्होंने गांव के किसानों एवं मजदूरों से काम लेना शुरू किया। उन्हें प्रशिक्षण देकर वे अपने नियंत्रण में रखने लगे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने गांवों में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए और कुटीर उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं एवं बच्चों की भी भागीदारी बढ़ी। ब्रिटेन के गांवों में रंगाई एवं छपाई का काम भी होता था। इसके बाद उसका निर्यात उपनिवेशों के बाजार में कर दिया जाता था। इस तरह औद्योगिकरण, जिसमें उत्पादन का मशीनीकरण हुआ, वे पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था और कुटीर उद्योग विकासोन्मुख था। यह दौर आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिश में स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तत्कालीन ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना संभव सा था। एक तरफ बुनकरों को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बेकार बैठना रहता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। कारण आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, विशाल उपनिवेशिक स्थिति। पूरे समय काम करने वाले एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकते था। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे सूत का उत्पादन काफ़ी बढ़ सके। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों को एक श्रृंखला बनी। वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अधिक संबंधित थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध
में ब्रिटेन में नए नए एवं मशीनों एवं यंत्रों का आविष्कार उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिक एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सन 1769 में बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक की एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। इसमें 16 तकवे एक पहिए के घूमने से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था। सन 1773 में लंकाशायर ने जॉन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। सन 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया जिससे बारीकी सूत काटा जा सकता था। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरफुल लूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। थॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग के आविष्कार ने तो सूती वस्त्रों की रंगाई छपाई में नई क्रांति ला दी। इस आविष्कारों के फलस्वरूप सन 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उद्योगों में सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस उद्योग पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया। ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। वाष्प इंजन बनाने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने वाले रेलवे इंजन तैयार होने लगे। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इसी तरह सन 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को भी और आगे बढ़ा दिया। मशीनों एवं नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। सन 1805 के बाद साउथ वेल्स ऊन उत्पादन के केंद्र बन गया। बड़े बड़े फार्मों की स्थापना हुई। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग लाइनन इंडस्ट्री का ब्रिटेन में बहुत विकास हुआ। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका की अग्रणी रही। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 12 बंदी प्रथा की शुरुआत हुई। इसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे मानचित्र ब्रिटेन में लोहा एवं कोयला उत्पादन क्षेत्र। किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन करने के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अल्पसंख्यक मजदूर कम मजदूर पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम में उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्रों के रास्ते व्यापार होता था। नदी पोतों द्वारा लाया जाने वाला माल सरलतापूर्वक तटपोतों कोस्टर अर्थात सभी समुद्री जहाज़ों तक ले जाया जाता था। जहाजरानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारी जहाज़ों बेड़े से होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति तीव्र करने में सहायक बना।
औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों में भी योगदान दिया गया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त हो करना उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। उपनिवेशवाद, मशीनों के आविष्कार तथा ब्रिटेन फैक्ट्रियों की स्थापना में उत्पादन कमी वृद्धि उपनिवेशवाद, मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों को जहां कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बाजार की आवश्यकता पड़ी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उसे भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत सिर्फ प्रकृति एवं कृत्रिम संसाधनों से ही संपन्न नहीं था, बल्कि यह उसका एक बृहद बाजार भी साबित हुआ। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित था। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था जो बहुत ही सुंदर एवं उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम था। शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि कई बार उन्हें न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। अंग्रेज व्यापार एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों को पेशगी रकम देकर उन्हें उत्पादन करवाते थे। ये एजेंट गुमास्ता कहलाते थे। ये गुमास्ता शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दामों पर खरीदते और उनका निर्यात इंग्लैंड करते थे। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र व्यापार की नीति, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का मार्ग प्रशस्त किया गया। सन 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक नए ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग लगातार खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन कर भी लगाया जाने लगा। अब भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई तथा यहाँ आयात निर्यात की सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। सूती वस्त्र का आयात भी किया जाने लगा। सन 1850 के बाद मैनचेस्टर से भारी मात्रा में वस्त्र आयात शुरू हो गया। भारत में अब कुटीर उद्योग के शिल्पकारों एवं काश्तकारों को कच्चा माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चा माल खरीदना पड़ता था। अतः धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद कर ये शिल्पकार एवं कारीगर खेती करने को मजबूर हो गए। 1850 के बाद जब भारत में कारखानों की स्थापना शुरू हुई, तब यही बेरोजगार लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर गए, जहां उन्हें मजदूर के रूप में रख लिया जाता था। एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार से उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर पर पहुंच गया था, भारतीय इतिहास ने इसे भारत के उद्योग के लिए निरोधीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा दी। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग उत्पादन बंद हो गया, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां देशी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोल दी गई, जिससे कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। कारखानों की स्थापना के क्रम में सन 1830-1840 के दशक में बंगाल में द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की नींव 1851 ईस्वी में बम्बई में डाली गई। यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने में निर्माण में लगाए गए। पारसी कावास जी नाना जी दाभर ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। बम्बई कपड़ा मिल का चित्र। सन 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। सन 1869 में सुएज नहर
के खुल जाने से बम्बई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाला सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। इसके बावजूद सन 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों के मिल की संख्या 39 से अधिक हो गई। इसे मैनचेस्टर के कपड़ों का उद्योग का चिंता में डाल दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार वहां से आयात किए जाने वाले माल से आयात शुल्क समाप्त कर दिया। इससे भारतीय बाजार में वहां का सामान अपेक्षाकृत कम मूल्यों में बिकने लगा। इस समय सस्ता मशीन का आयात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत बढ़ाया गया। सन 1895 से 1914 तक के बीच सूती मिलों की संख्या 144 तक पहुंच गई थी और भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा था। सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया। 1918 में पहल एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स के साथ हुई। सन 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियावी राव सूती कारखाना खुला। ग्वालियर में जियावी राव सूती कारखाना 1920 में। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीदकर अपने व्यापार को बढ़ाया, जैसे एंडविल से केशव राय कॉटन मिल और मार्टिन से चीनी के कारखाने। घनश्याम दास बिरला। जमशेदजी टाटा। सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। जमशेदजी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिसमें भारतीय उद्योग की काफ़ी सूझबूझ थी और 1910 में उन्हें टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। सन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग ने काफ़ी प्रगति की। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति रूस, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन के समझौतों के आधार पर ली गई। अभी भारत में 7 स्टील प्लांट है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। विश्वरया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई। दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो। टिस्को की फोटो। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 में हुआ, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया। रेल के विकास के साथ ही 1853 के बाद इसका विकास आरंभ हुआ। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग हुआ। नवीन उद्योगों का स्थापना ने कोयले की मांग बढ़ा दी। 1868 ईस्वी में जहां उत्पादन 5 लाख टन था, वहां 1950 में 3.2 करोड़ टन हो गया। तत्कालीन बिहार का उद्योग का मुख्य केंद्र था। सन 1850 से 60 के पश्चात भारत में बगीचा उद्योग अर्थात नील, चाय, कॉफ़ी, रबर और पटसन मिलने आरंभ हो गए। यद्यपि इन उद्योगों से अधिक संख्या उन उद्योगपतियों की थी जो विदेशी थे और जिन्हें सरकार का प्रोत्साहन प्राप्त था। सन 1916 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया ताकि वह भारतीय उद्योगों तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगा दे जिससे सरकार सहायता दे सके। सन 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उस वर्ष उसके प्रधान श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह बनाए गए। इसके तहत 1924 ईस्वी में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई। 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की भी स्थापना हुई। सन 1850 में 1914 तक के उद्योग की यह विशेषता थी कि इस काल में निर्यात किए जाने वाले ऐसे मामलों का भी उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक था, जैसे पटसन और चाय। इसके साथ ही उस माल का भी उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा नहीं थी, जैसे मोटा कपड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ और देशी उत्पादन वस्तुओं को देश के अंदर एवं बाहर मंडी प्राप्त हुई। युद्ध के ठेके मिले, कच्चा माल पहले से ही कम दाम पर उपलब्ध हुआ और उत्पादित माल के ऊंचे दाम
प्राप्त हुए। सन 1929 से 33 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारतीय उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत प्राथमिक सामग्री के लिए आत्मनिर्भर था, जिसका मूल्य घटकर आधा हो गया। निर्यात किए जाने वाले सामानों का भी मूल्य घटा। इस तरह उद्योग पर निर्भर जनता की दिनों दिन क्षति होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों की संपूर्ण मांग को अब भारतीय मिलें ही पूरा कर सकती थी। भारतीय मिल मालिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विदेशी मंडियों में प्रवेश करना शुरू किया। लड़ाई के दौरान भारत की अपनी कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री नहीं थी और ना ही अपने मशीनों या यंत्रों का निर्माण करने वाली इंडस्ट्री उद्योग थी। केवल वे उद्योग की स्थापित हो सकते थे जो ब्रिटेन एवं अमेरिका में बनाई जाने वाली मशीनों का गठन करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत को अब उपयोगी सामान देने लगा और भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि युद्ध के समय वहाँ की उत्पादन क्षमता काफ़ी वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। यह प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा होता था, जो उद्योगों पर नियंत्रण भी रखती थी। इसमें बर्ड हिंगल्स एंड कंपनी, एंड्रयूल और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थीं। यद्यपि भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुई। ये बैंक भारतीय उद्योग के विकास में सहायक थे। औद्योगिकरण के परिणाम: नगरों का विकास, कुटीर उद्योगों का पतन, साम्राज्यवाद का विकास, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, स्लम पद्धति की शुरुआत। औद्योगिकरण के परिणाम: सन 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंधी, धनबाद, डालमिया नगर आदि नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार में कायम हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गृह उद्योगों का पतन आरंभ हो गया। हाथ से तैयार किया हुआ माल महंगा पड़ने लगा, उसकी बिक्री खत्म होने लगी। नतीजा यह हुआ कि प्राचीन उद्योगों का लोप होने लगा। आज़ाद भारत में इन कलाकृतियों को पुनः प्रचालित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे, जिसके मुख्य केंद्र आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, राजपुताना आदि के कुछ शहर हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करघे से काम करने वाले पुराने बुनकरों के तबाही के साथ साथ नए मशीनों का आविष्कार हुआ। लेकिन भारत में लाखों शिल्पियों एवं कारीगरों की तबाही के साथ साथ विकल्प के रूप में उस स्तर के किसी नए उद्योग का विकास नहीं हुआ। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि पर औद्योगिकरण का बुरा प्रभाव पड़ा। उसके शिल्पी एवं कारीगरों ने खेती को अपनी आजीविका का सहारा बनाया। इस प्रकार भारत में जो कृषि एवं उद्योग का संतुलन था वह नष्ट हो गया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इस उपनिवेश ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। उपनिवेशवाद में जहां एक तरफ तकनीकी रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण स्थापित होते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजी बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ: पूंजीपति, बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग। आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषण की नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाया। औद्योगिकरण के नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। यद्यपि भारत में मजदूर 1850 ईस्वी से पहले चाय, कॉफी, रबर आदि के बागानों में काम करते थे, लेकिन जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो
फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जिसकी जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता था, जिसका शोषण उद्योगपतियों के द्वारा किया जाता था। औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहर के छोटे छोटे घरों में, जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने को बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए यह आंदोलन शुरू किए गए। चूँकि पूंजीपतियों द्वारा उनका बुरी तरह से शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपने संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। मजदूरों की आजीविका। औद्योगिकरण में कई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिसकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा वेतन पर निर्भर करता था। औरतों एवं बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के पक्ष में था। मजदूरों की लाचारी यह थी कि वे अपने गृह उद्योगों की सफल की तरफ लौट नहीं सकते थे, क्योंकि कल पुर्जों एवं मशीनों के आगे साधारण गृह उद्योगों का फिर से विकसित होना असंभव था। अतः इन मजदूरों के मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी कि ये कारखाने उनके प्रबल शत्रु हैं, चूँकि इन कारखानों में उन्हें बेरोजगार किया है। जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्री में मिल भी गई, उसका जीवन कष्टमय ही था। अतः इन मजदूरों एवं बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया और मशीनों को तोड़ने लगे। यूरोप में ऊन काटने वाली महिलाओं ने भी मशीनों पर प्रहार किया। कई जगहों पर मशीनों को चौराहे पर लाकर उसमें आग लगा दी गई। बेघर मजदूरों की स्थिति। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग के लिए पदार्थों को खरीदने के लिए धन न रहा। अतः मजदूर आंदोलन का रुख लिया। सन 1830 से 1848 के मध्य मजदूर ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। यद्यपि 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ, तो लेकिन किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। अतः लंदन श्रमिक संघ, लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। उस काल में यद्यपि इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर इसे इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल की कि स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों की मांगों को पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़े। सन 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार का प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ मजदूर दल सरकार बन गई, जिसने उनके हितों की रक्षा करना शुरू की। भारत में 1850 के बाद भारत का काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। भारत में उद्योग की स्थापना, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग को भी कम मजदूरी, लंबे कार्य के घंटे, मिलों में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना तथा महिलाओं के न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का साथ ही सामान्य सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराना की समस्या को झेलना पड़ता था। कताई करती महिला का चित्र कि शासन की समस्या झेलना पड़ता था। इसके अतिरिक्त शासन के उत्पीड़न से ही भारतीय मजदूरों को क्षोभ उत्पन्न होने लगा। अतः उन्होंने मिल मालिकों एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी। इस कार्य में लंकाशायर के कपड़ा मिलों के मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया और उसकी स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की। चूँकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूर होने के कारण भारत का उद्योग उनकी प्रतिद्वंद्विता न बन जाए, इसलिए 1875 में उनकी मांगों के आधार पर एक आयोग नियुक्त हुआ, जिसे प्रतिवेदन के आधार पर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। 12 से कम आयु के बच्चे को काम का घंटा तय किया गया। महिलाओं के लिए भी काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया।
फिर भी मजदूरों का असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 1882 और 1890 के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालें दर्ज की गई। ये मजदूर असंगठित थे जो गांवों से आए थे और कुछ समय तक उद्योगों में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। सुधार नहीं आने की स्थिति में ये कारखाना छोड़ वापस लौट जाते थे। धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए। सन 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO के गठन से श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई। सन 1929 में घोर मंदी में हड़तालों द्वारा न तो मजदूरी को ही गिरने से रोका जा सका और न ही श्रमिकों को छंटनी से रोका जा सका। इस काल में मजदूर संघों में फूट पड़ गई। इसी समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पर था। साम्यवादी की लहर रूस से भारत की तरफ आ गई और राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भी सक्रिय भूमिका की शुरुआत हो गई। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। लगभग सभी जगहों के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की आर्थिक मांगों को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के साथ जोड़ने की कोशिश की। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। श्रमिकों को यह उम्मीद थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और मजदूर संगठन 3 भागों में बट गया: इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, हिंदू मजदूर संगठन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस एक्ट पारित किया जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा दूसरी योजना में यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग भी नियुक्त हुआ। मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु 1962 में केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित हुआ। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। चूँकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत में कुटीर उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंचाई, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, परंतु इस विषय एवं विपरीत परिस्थिति में भी गाँव एवं कस्बों में यह उद्योग पुष्पित और फलवित रहा तथा जनसाधारण को लाभ पहुंचा। राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय इस उद्योग की अग्रणी भूमिका रही, अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तु अत्यधिक वस्तुओं को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अध्ययन समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके से फायदेमंद होते हैं। सामाजिक, आर्थिक व तत्संबंधी युद्धों का समाधान इन्हीं उद्योगों से होता है। इसके ठीक कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास निर्भर करता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलन क्षेत्र विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि
इन उद्योगों में प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाती है। कौशल में वृद्धि उद्यमिता के में परिवर्तन तथा उपयुक्त तकनीकी का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। इसको प्रारंभ करने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये उत्पादकीय क्षमता के फैलाव पर ध्यान देते हैं, जबकि औद्योगिकरण में उत्पादन शक्ति केवल कुछ हाथों में रहती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकती है। आधुनिक औद्योगिकरण प्रणाली के विकास के पूर्व भारतीय निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी बाजार था। भारतीय मलमल और छीट तथा सूती वस्त्रों की मांग पूरे विश्व में होती थी। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि वे निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। भारत से निर्यात के मुख्य वस्तुएं रुई तथा सिल्क, छीट, रंग में बर्तन तथा ऊनी कपड़े शामिल थे। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग में हाथों में बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह देने थे। हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी, बालू चेरी साड़ियाँ तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ एवं मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक थी। मशीनों द्वारा इसकी नकल नहीं की जा सकती थी और विशेष बात यह थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं था, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों में उपयोग में लाई जाती थी। अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम होने और औद्योगिकरण भारत का कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। चूँकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात एवं भारत के कच्चा माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना था, इसलिए ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्रों की मांग कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। दो विश्व युद्धों के बीच कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और कारखानों के साथ साथ कुटीर उद्योग के क्षेत्रीय जगहों पर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ। 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। सन 1952 से 53 में 5 बोर्ड बनाए गए, जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जट्टा तथा ग्रामीण उद्योग हेतु थे। सन 1956 एवं 1977 ईस्वी में औद्योगिक नीति में इसके प्रोत्साहन की बात की गई। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई एवं लघु उद्योग की सीमा भी बढ़ाई गई। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ने लगी। अब रसायन एवं बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगा तथा विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एवं स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका प्रतिफल था। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो राष्ट्रवादियों के साथ अहमदाबाद एवं खेड़ा मिल के मजदूरों ने उसका साथ दिया। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल डालते हुए कुटीर उद्योगों की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ उसका प्रयोग किया। पूरे भारत के मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया अतः औद्योगिकरण ने, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1950 बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो सका और अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन से काफ़ी आगे निकल गए।